और मैं हूं प्रवीण झा। आज हम मौजूद हैं एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए। आप भी देख रहे होंगे कि प्रवासी मजदूर किस तरह से अपने घर को जाने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों मजबूर हुए ये मजदूर, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार ओझा जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल भी आपसे यही होगा कि आखिर मजदूर ही नहीं, पूरा देश ही क्यों नेताओं के मकर जाल में फंस गया है। देखिए, ये समस्या इस वजह से आ रही है कि नेताओं के मकर जाल में नहीं कहूंगा, व्यवस्था की कंस्ट्रेंट है। हम सुधरना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते। बहुत सालों से, बहुत सदियों से हम एक सभ्यता के रूप में भी हमारा मान मर्दन हुआ, हम गुलाम हुए। क्यों? क्योंकि हमने अपने आम जनता को महत्व ही नहीं दिया, उनको समझा ही नहीं। ये सबसे बड़ी इकाई है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या प्रशासन के लिए। लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, लोग सच्चरित्र रहेंगे, तभी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी देश की ताकत बढ़ेगी। हम इतने सालों को गुलाम रहने के बावजूद, और मुगल काल रहा जो सबसे डार्क एज हम इसे कह सकते हैं, उसके बाद कॉलोनियलिज्म भी हमने फेस किया, उसके बाद ऐसी बड़ी सोच, ऐसी बड़ी विजन आई नहीं। मैं ये नहीं कहता काम नहीं हुआ, बहुत से अच्छे काम हुए, बहुत सारी विजन हुई, लेकिन हमारी पूरे गवर्नेंस की स्ट्रेटजी जो है वो गलत है। हमने पश्चिम के एक पायरेसी बेस्ड डेमोक्रेसी को कॉपी करने की कोशिश की और हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा। इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता इस गवर्नेंस व्यवस्था से। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप लगातार अपने ब्लॉग पे, अपने फेसबुक वॉल पर आप लिखते रहते हैं कि गरीबों को सम्मान की ज़रूरत है, ना कि उन्हें दान की ज़रूरत। और इसके अलावा भी आपने लिखा है अपने पोस्ट में कि मानव का जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे स्वास्थ्य की क्राइसिस के रूप में नहीं देखता, मैं इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चैलेंज के रूप में देख रहा हूँ। दान की पहली बात मैं कहता हूँ कि ये उनको सम्मान की क्यों जरूरत है। देखिए, अगर हमारे लोग आत्मबल रहता उनमें, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि प्लास्टिक युद्ध में देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी और लड़ने वालों की तादाद कम थी। हमने उनसे उनका आत्मसम्मान छीन लिया था, हमने उनसे उनके मन का मनोबल छीन लिया था, उस वजह से ऐसी दुर्दशा हुई। मैं देखिए कि सब कुछ होने के बावजूद पश्चिम के मुकाबले, दुनिया के और देशों के मुकाबले हमारे संस्कार अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि लोगों को शरीर और मन दोनों से मजबूत करने की जरूरत है, और शरीर और मन से ही नहीं, चरित्र से भी मजबूत करने की जरूरत है। यही भारतीयत्व है, और हम भारतीयत्व से काफी दूर चले जा चुके हैं। और इसको इतने बुरे अनुभवों के बाद, इतने कटु अनुभवों के बाद, मैं कहता हूं न तो उतने बड़े पैमाने का कोई विजन आया, न उतने बड़े पैमाने की कोई लीडरशिप आई। मैं ये नहीं कहता हूँ लोगों का की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन इस क्राइसिस से मैं सोचता हूँ कि ये जो राजनीतिक या एक विजन का मोतियाबिंद हमारे ऊपर हो गया है, उस मोतियाबिंद को हम दूर करें और ये मान के चले कि अगर लोग मजबूत रहेंगे, जनता अगर मजबूत रहती है, उनका स्वास्थ्य मजबूत रहता है, तो पहला बात क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य लोगों का पूल होगा तो हमारे स्वस्थ सैनिक भी मिलेंगे, स्वस्थ पुलिस वाले भी मिलेंगे, अच्छे वैज्ञानिक भी मिलेंगे और अच्छे मजदूर भी मिलेंगे। लेकिन हमने क्या माना है कि जो काम करने वाले लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, वो फंस गए हैं, वो बेवकूफ बन गए हैं। दुनिया की तमाम और सभ्यताओं में मजदूरों को गुलाम की तरह ट्रीट किया गया, और हमने उसी को दोबारा अपने यहाँ पहले खराब किया, फिर उन्हीं के उस सोच को अपने पास लेके आए। उन्होंने क्या काम किया कि दूसरे लोगों का शोषण किया। इसके लिए क्या आप मौजूदा सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, या जो कई दशकों से ये परंपरा लगातार चली आ रही है कि मजदूरों को लेकर किसी भी सरकार का उस तरह से ध्यान नहीं रहा जिस तरह से मजदूरों के उत्थान के लिए होना चाहिए था? तो आप क्या मानते हैं कि क्या इसके लिए सरकारी उदासीनता जो है, यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है राजनेताओं में? मैं दो चीजें कहूंगा कि देखिए, सिर्फ इस सरकार को सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा, लेकिन इतने साल हो गए, किसी सरकार में वो सोच दिखाई नहीं दी। अगर मान लीजिए सरकार में या नेताओं में सोच नहीं है, तो उनको कहीं और से सोच लेने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी सोच पब्लिक स्पेस में आए। एक तो ये हुआ। दूसरा, इस प्रजातंत्र के ढांचे में कुछ ताकतें बहुत मजबूत हैं, और सिर्फ मजबूत ही नहीं है, बहुत मायोपिक भी हैं। उनको अपने फायदे, नफा नुकसान से दूर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता।
शायद वो लाचार हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से एक बड़ा व्यापक सोचने की जरूरत है कि ये समस्या जो अभी हम कह रहे हैं उसको एक पैरासिटामोल के दे के हम उसको नहीं खत्म कर सकते हैं, छोटा मोटा टैक्टिकल अप्रोच दे के नहीं खत्म कर सकते हैं। ये हमें राष्ट्र के रूप में, एक सभ्यता के रूप में, अगर हम अपने आप को दोबारा मजबूत देखना चाहते हैं तो हमें अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। और जो गलती की इसका सवाल है, मैं कहूंगा दशकों से नहीं शताब्दियों की गलती हुई है, और शताब्दियों की गलती में कुछ अच्छे काम भी हुए, सुधारने का भी काम हुआ है, बहुत इंप्रूव करने का काम हुआ है। लेकिन जो चैलेंज है, उस चैलेंज के मुकाबले हमारे ख्याल से जो प्रयास हुआ है, प्रयास और उस चैलेंज में बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा गैप मैंने बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और मैं कहूंगा कि जो हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, नेताओं की बात मैं नहीं कहता हूँ, कॉर्पोरेट लीडर्स जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं, उन सभी की कमी है, सिर्फ नेताओं की कमी की बात नहीं हम कह सकते। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मतलब इसके लिए आप ब्यूरोक्रेट्स और जो उद्योगपति हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं आपके अनुसार? बहुत हद तक जिम्मेदार है। देखिए, हमारी व्यवस्था लीडरशिप जिसे हम कहते हैं, जो परंपराओं से लीडरशिप की हम बात करते हैं, या राजा शिवी की परंपराओं से जो लीडरशिप की बात करते हैं, जो हमारे सत्य हरिश्चंद्र के जो आदर्श होते हैं, जो भारतीय आदर्श हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो उस हिसाब से तो हम अपने आप को कभी का बेच चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। लेकिन उस खत्म करने के बावजूद पश्चिम के मानदंडों से भी आप देखिए, जो कॉर्पोरेट लीडरशिप का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो सिविल सर्विस में लीडरशिप का होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि उनकी गलती है, हमारे ढांचे में गलती है कि अच्छी क्वालिटी की लीडरशिप हम ला ही नहीं सकते इस व्यवस्था में। और इस व्यवस्था में टैक्टिकल डील मेकर्स ही आके उन्होंने उसको पूरा कब्जा कर लिया है। लेकिन जो लोग आज मजबूत हैं, वो समझते हैं कि वो बड़े सुरक्षित हैं, वो बड़े अच्छे से रहेंगे। उनको गलतफहमी है कि अगर ये खराब होते चला तो उनको भी आज नहीं तो कल अचानक वो वल्नरेबल होंगे और ऐसी मुसीबत में पड़ेंगे जो वो सोच भी नहीं पाए हैं। और इस वजह से मैं कहता हूं कि सारे जगह सोचने की जरूरत है। सर, आप जिस सुचिता की बात करते हैं राजनीति में, ना जिस सुचिता की, जिस मॉरल की, जिस वैल्यूज की आप बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि भारत में यह संभव है? जिस तरह से भारत के राजनेताओं को देखा जा रहा है पिछले कई दशकों से। देखिए, दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है और दुनिया में कोई चीज अपने आप नहीं होती है। लेकिन एक ऐसे समय में हम आए हैं इस माहौल में, जब हमारे सैनिक कहीं पे भी अपनी जान देते हैं या कहीं पे भी लोग अपने आप को बलिदान देते हैं, तो सभी को अच्छा लगता है। और जब दिक्कत होती तो हमारा खून खौलता है। तो देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम नेताओं की मर्जी पे रहें। जो भी हिंदुस्तान के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सोचने की जरूरत है। जो बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, जो बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं, जो राजनीति में भी जो देश प्रेम का दावा करते हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि भाई ये हो या नहीं हो, हम कैसे ऐसी व्यवस्था लाएं जिस व्यवस्था में सभी एम्पावर हों। ये ऐसा नहीं होना चाहिए इंटेग्रिटी या नैतिकता की ये दीवार पे एक बड़ी महंगी सी पेंटिंग हो, हम कभी कभी जाके उसको साफ कर लें। हम सोचे कि जो प्रैक्टिकल लेवल की नैतिकता हो सकती है, जिसमें सभी सशक्त हों, उसे हम रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाएं। वो धर्म की तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, समाज में एक दूसरे को एम्पावर जब तक हम नहीं करते हैं कि हम अच्छा मजबूत मजदूर नहीं हो, अच्छा डॉक्टर नहीं हो, अच्छा सैनिक नहीं हो, अच्छा नेता नहीं हो, अच्छा अफसर नहीं हो, तो हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी? तो जब हम इस किस्म के संकट क्या करती है कि मैंने कहा ना, जो राजनीतिक एक रिलेटेड सवाल है, खत्म करती है। इसी से एक रिलेटेड सवाल यह है कि जिस तरह से कोरोना त्रासदी के दौरान आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, मदद का हाथ बढ़ाया है उन लोगों ने, तो आपको क्या लगता है कि इसके, हालांकि उनके रिजीम में मैं जाना नहीं चाहता पीछे कि उनके शासनकाल में क्या हुआ मजदूरों के साथ या जो श्रमिक हमारे बाहर गए हुए हैं उनके साथ क्या हुआ, मैं उस रिजीम में जाना नहीं चाहता। लेकिन अभी जो मदद का हाथ उन्होंने बढ़ाया है, तो आपको क्या लगता है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या ये सिर्फ एक मदद का उनके अंदर भी इस तरह की वो जगी है कि नहीं, इन मजदूरों की मदद की जाए? आप क्या मानते हैं? देखिए, उनकी मंशा क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो ये समस्या आई है उस समस्या में उनका भी योगदान है। वो सत्ता में तो रहे हैं, क्योंकि ये जो है ऐसी समस्या है कि पूरी स्टेट मशीनरी इसको हैंडल नहीं कर पा रही है। तो अगर वो कहें कि नहीं, वो तो उनकी कोई गलती नहीं है, तो ये उचित नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो मदद पहुँचाने का काम है, उस काम का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें राजनीतिक फायदा उठाने की बात नहीं होनी चाहिए। बड़ा अनैतिक काम होगा अगर वो राजनीतिक फायदा उठाने के हिसाब से कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि मदद पहुंचाना बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है। क्या इस काम में राजनीतिक दलों की कोर कॉम्पिटेंस है?
अगर कोर कॉम्पिटेंस नहीं है तो हो सकता है मदद थोड़ी बहुत हो उनके जरिए, मगर मदद से नुकसान ज्यादा हो। अगर कोई ऐसी चैरिटेबल एजेंसीज हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो मदद करें तो बहुत अच्छी बात है कि वो मोबिलाइज करके मदद करें। ये मदद जो वो पहुंचा रहे हैं, कहाँ से ये मदद आ रही है, कहाँ से फंड्स उनके पास आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में मैं यही कहूंगा कि उनको मैं दोष नहीं दूंगा। मैं तो इस व्यवस्था की कमी पे मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है कि इस व्यवस्था में जहां लोग परेशान हो तो राजनीतिक फायदे की लिहाज से कोई भी दल आता है, ये बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। और उन गरीब लोगों का भी अपमान है और इस देश का भी अपमान है कि लोग इतने लाचार या मजबूर हो गए हैं कि उनकी इस लाचारी मजबूरी को भी लोग राजनीतिक रूप से इनकैश करना चाहते हैं। तो ये भावना जो जाती है, तो देखिए ये देश का बहुत बड़ा अपमान है, कोई भी करे। मैं किसी दल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, अगर उनको करना है। जी बताएं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन और बड़े उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने कहा कि जो मजदूर हैं या जो गरीब तबके हैं उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाला जाए। तो क्या आपको लगता, और इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी मजबूती आएगी क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। आप क्या मानते हैं कि मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा देना उचित था, या जो सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ की जो योजनाएं आई आर्थिक पैकेज के रूप में, तो वो बेहतर था, या जो रघुराम राजन, अजीम प्रेमजी और अभिजीत बनर्जी जी ने जो सुझाव दिया था वो बेहतर होता? देखिए, इन दोनों के बीच में आइदर और के रूप से मैं नहीं देखता। ये तीनों सज्जन ऐसे हैं जो इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। अजीम प्रेमजी ऐसे उद्योगपति हैं जो और उद्योगपतियों से, वो नारायण मूर्ति जी, मैं उनको थोड़ा अलग समझता हूँ। और ये दोनों बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, राजन जी और अभिजीत जी। देखिए, एक जब बीमारी आ गई है, एक आग लग गया है, तो उस आग को आपको बुझाना पड़ेगा। तो ये जो उनका सुझाव है, मेरे ख्याल से इंटरिम मेजर के रूप में ये बहुत जबरदस्त सुझाव है, लेकिन ये समस्या का परमानेंट निदान हरगिज नहीं है। मान लीजिए आपको कैंसर हो गया, कोई और भयंकर बीमारी हो गई, उस बीमारी में आपको बुखार लग गया, तो बुखार को कंट्रोल करना जरूरी है कि अगर बुखार कंट्रोल नहीं हुआ तो आप बीमारी से मर सकते हैं। तो इस समस्या का जो उनको डायरेक्ट खाते में देने वाली जो बात वो कह रहे हैं, वो इंटरिम मेजर में तो बहुत अच्छी बात है, वही होना चाहिए कि वो उनके पास जाए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि पूरे रिफॉर्म की जरूरत है। देखिए, हमारे यहाँ कितना कम मिनिमम वेजेस है, दुनिया में इतना कम मिनिमम वेजेस कहीं नहीं है, तो उस मिनिमम वेजेस से कोई कुछ हो नहीं सकता है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि पर पर्सन अभी भी मनरेगा के तहत जो है वो 202 रुपये, यानी 20 रुपया बढ़ाने के बाद 202 रुपये मजदूरी तय हुआ है। जो इस बार जो 40,000 करोड़ रुपया और मनरेगा में ऐड किया गया है, उसको लेकर के भी बातें हो रही थी कि क्या इसको एमएसएमई सेक्टर के साथ जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति, जो छोटे उद्योगपति हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि एमएसएमई सेक्टर को मनरेगा के तहत जोड़ा जाए, जिससे उनके ऊपर भी भार कम हो और मनरेगा के पैसे का भी सही से यूटिलाइजेशन हो। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो पैसा 40,000 करोड़ दिया गया, यानी 61,000 करोड़ रुपया पहले मनरेगा का था बजट, और उसमें 40,000 और बढ़ाया गया, 1,01,000 करोड़ का किया गया बजट, तो आपको क्या लगता है कि उसको एमएसएमई सेक्टर के साथ जोड़ा जाना चाहिए था? देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा पूरा अप्रोच बड़ा स्ट्रेटेजिक है, टैक्टिकल इश्यूज पे मैं ध्यान नहीं देता और मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जब आपके पास एक क्लियर विजन नहीं है, पूरा गवर्नेंस फ्लॉड है, और इस तरीके से आप जो है इंटरिम मेजर में टैक्टिकल अप्रोच अपना लगा के मैनेज करते रहते हैं, तो नेचुरली डिसकंटेंट होगा। दूसरा, मनरेगा से मेरा समझना है कि परमानेंट एसेट क्रिएट होनी चाहिए। जैसे हर एक जगह ग्राम सभा की बिल्डिंग को ही बनाए, ग्राम सभा को बनाए, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, उसमें इन सभी को ये करवाए, लेके आए, तो शायद अच्छा होगा। मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन को लेके आपको पता होगा कि कितने सारे शको शुबा होती है। आधार होने के बावजूद जो है हमारा सिस्टम इतना सड़ चुका है, पहले से ही सड़ चुका है, इस गवर्नमेंट से नहीं, मैं कहूंगा दशकों से सड़ा हुआ है ये सिस्टम, कि उसमें जो है ये पैसे अभी लीकेज होने के चांसेस है। तो ये जो है, ये एक कमजोर व्यवस्था होने की वजह से जो उन्होंने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमारी सरकार कर रही है। ये मजदूर से रिलेटेड सवाल ही है कि अगर हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना खतरा हो सकता है आपके नजरिए से? देखिए, मेरे ख्याल से अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे लिए बहुत घातक होगा, बहुत खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो हमारे मजदूर की भी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं होगी। सिर्फ मजदूर की प्रोडक्टिविटी का सवाल नहीं है,
मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी का सिम्टम है। और बीमारी क्या है? डिसफंक्शनल गवर्नेंस। ये पूरे प्रशासन की सोच और उसकी व्यवस्था, वो आज के एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हम देखें, जितने हमारे कॉन्फ्लिक्ट के हालात हैं कि चीन से हमारा कुछ न कुछ नहीं चाहते हुए भी हमारा एक पड़ोसी है और पड़ोसी के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते होंगे, वो बहुत मजबूत पड़ोसी एक तरफ है, दूसरी तरफ एक बड़ा होस्टाइल पड़ोसी है जिसको लगता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हिंदुस्तान को सिर्फ लूटना है, हिंदुस्तान को कमजोर करना है, खत्म करना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें हमारे कॉर्पोरेट में बहुत सारे क्रिमिनल और रोग एलिमेंट छुपे हुए हैं जिनका काम है बैंक को लूटना और बैंक को ये करना। तो इतने तमाम कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में हम अपनी गवर्नेंस व्यवस्था को नहीं ध्यान दें। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ मजदूर को पैसा दिया जाना चाहिए, नहीं, मजदूर को नहीं, हर आदमी को इतना सशक्त करें कि उसका नेट पर पर्सन प्रोडक्टिविटी देश के लिए बढ़े, एक कोलैबोरेशन का माहौल आए। ये होगा क्या कि अगर कुछ लोग लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और कुछ लोग अहंकार में रहेंगे, तो ये नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा और हम देखें कि बहुत ही जोरों से पतन के रास्ते पे जाएंगे। अभी जो कुछ भी देखिए, जब भारत एक सेकंड में खत्म कर लो, आपके अनुसार क्या परिवर्तन हो, किस तरह के परिवर्तन किए जाने चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, राजनेता हो या फिर बड़े बड़े उद्योगपति हो, तो क्या परिवर्तन हो जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके? जैसे पहले भी मैंने कहा कि पूरे प्रशासन के ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है और ये परिवर्तन सिर्फ सरकार के कहने से नहीं होगा। एक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे ख्याल से सरकार इनिशिएटिव लेके उनसे पूछे, बात करे, बातचीत करने के बाद कहे। और परिवर्तन देखिए राजनीतिक दलों में होना चाहिए। राजनीतिक दल जो है ब्रोकरेज सिंडिकेट, पहले भी मैंने कहा ब्रोकरेज सिंडिकेट के तहत नहीं चल सकते हैं। वंशवाद जो है सर्वनाश की जड़ है, कहीं पे भी ये वंशवाद नहीं होना चाहिए। हमें एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को तो लाना ही पड़ेगा। ये इसलिए नहीं कि मैं किसी के पक्ष में हूँ या किसी के विपक्ष में हूँ, मैं तो अपने देश के पक्ष में हूँ, अपनी सभ्यता के पक्ष में हूँ। और इसके लिए मेरिटोक्रेसी की शुरुआत आप पहले राजनीतिक दलों से कीजिए, उनकी फंडिंग सुधारिए, फंडिंग ही नहीं सुधारिए, उनके भीतर एक लीडरशिप के एट्रीब्यूट को डिफाइन कीजिए और डिफाइन करने के बाद वैसे लोग आए जो जनता के रोल मॉडल हों। जो 2-3 रिक्वायरमेंट है कि अच्छी लेजिस्लेशन प्रोवाइड करना या एक ओवरसाइट सर्विस प्रोवाइड करना, उनकी क्रेडिबिलिटी हो। सिनेमा के लोग भी आके घुस गए हैं जिनके कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है, कोई इश्यूज की समझ नहीं है। ये भी एक राजनीति का अपहरण हो गया है अगर एक तरीके से देखा जाए। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी। आपसे आखिरी सवाल होगा। एक सेकंड, नहीं आप कहने तो दें, थोड़ा सा 1 मिनट लें। ब्यूरोक्रेसी का जहां तक सवाल है, देखिए ब्यूरोक्रेसी ताकत होती है किसी भी देश की या किसी भी सरकार की इश्यूज को इम्प्लीमेंट करने की। हमारी ब्यूरोक्रेसी 18वीं शताब्दी के मॉडल पे है। कुछ तेज लोगों को हम लेके तो आते हैं, लेकिन उनको न तो एप्टीट्यूड के हिसाब से उनको रोल मिलता है, न उनको हम तैयार करते हैं कि हर रोल के हिसाब से, और न हम उनको इंसेंटिव देते हैं, न उनको सिक्योरिटी देते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो हाल है कि 20-20 साल अदालत में जाइए, घूमते रहिए, बने अजीबो गरीब सा माहौल हो चुका है कि अगर कोई अन्याय किसी के साथ हो जाए, कोई बिजनेस डिस्प्यूट भी हो जाए, तो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं होगा। मीडिया जिसमें आप हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो भी आत्मा अपनी बेच चुकी है और वही खबर देना चाहती है जो सूट करता है। तो देखिए, सबसे पहला मीडिया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब पे हमें जो प्राइवेट प्रॉफिट ड्रिवन, इसको खत्म करके लीडरशिप ड्रिवन इनिशिएटिव लाने की जरूरत है। देखिए, मैं कहता हूं कि सारी चीजों की शुरुआत जो है, हम भारत तंत्र को एक दफे डिफाइन करें। भारत तंत्र पास में जाने की बात नहीं है। डेमोक्रेसी और भारतीय मूल्यों के साथ जो डेमोक्रेसी अगर हम लाने की कोशिश करते हैं, तब पूरे दुनिया को इससे फायदा होगा। देखिए, पूरे दुनिया ने क्या काम किया कि डकैती करके, कॉलोनाइज करके, वॉर करके, बूटी लेके उसके बाद उन्होंने बनाया। भारत उनसे कहीं पहले, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े गहरे शोध के बाद में बात कर रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था बनाया जिस व्यवस्था में लोगों की प्रोडक्टिविटी मजबूत रही, लोगों में हार्मनी आई। तो हम उन मूल्यों को लेके आए और वर्तमान साइंटिफिक तरीके से लेके एक नया तंत्र इजाद करें जिसमें सोशल हार्मनी भी हो, और जहां ताकत लगाने की जरूरत पड़े तो हम दिमाग से ताकत लगाएं कि कम ताकत लगा के हम ज्यादा से ज्यादा बड़े डिस्प्यूट दूर कर सके। तो हमें सारे ढांचे में सुधार की जरूरत है। और मेरे ख्याल से कुछ लोग बात कर रहे हैं, मैं इसमें और ज्यादा, चूंकि ये मेरा एरिया रहा है, 3 वर्ष की उम्र से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो नेचुरली थोड़ा एडवांस जो पब्लिक डोमेन में इसको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता मेरे पास परफेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन कुछ मजबूत और वेल थॉट आउट आइडियाज जरूर इसमें मैं प्रस्तुत करूंगा। प्लीज बताएं। जितेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे कि दशकों से जिन मुद्दों की ओर हमारे राजनेताओं का या ब्यूरोक्रेट्स का या
जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका ध्यान जिस ओर नहीं गया और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आपको नहीं लगता कि कोविड के बाद यानी कोरोना काल के बाद मतलब उस ओर सरकार का ध्यान जाना अब देखने को मिल रहा है कि सरकार का ध्यान उस ओर जा रहा है? तो आपको लगता है कि हम कोविड को एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं? देखिए, जब आपसे करीब 1 महीने पहले हमारी बात हुई थी तो उस बातचीत में भी हम लोगों ने कहा था कि कोविड एक अवसर हो सकता है। दुनिया में जब जब बड़े संकट आए हैं तो बड़े संकट पे क्या होता है कि अच्छी लीडरशिप आती है, अच्छे व्यूज आते हैं और लोग उस समय उन व्यूज को सुनना चाहते हैं। जब चीजें सामान्य होती है तब आप कितनी भी अच्छी आइडिया दे, कोई उसे सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको लगता है कि वो बड़े पावरफुल हैं, वो चले जाएंगे। तो ये कोविड आने की वजह से लोग सोचने पे मजबूर हुए हैं कि देखिए, अगर मजदूर भी हैं या कोई भी आदमी हो, उनकी हमें जरूरत है या किसी की भी जरूरत है, तो हमें भाई नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। और नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम कैसे एक ऐसी हार्मनी या कोहेजन बिल्ड करें जिस कोहेजन को बिल्ड करने से समाज की टोटल कैपेसिटी, टोटल पावर बढ़े। तो इस हिसाब से देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के सामने में ही उसके पहले वेलफेयर स्टेट के बारे में जिक्र हुआ और पहली बार पश्चिम के जो डेमोक्रेसी है उन लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, हेल्थ केयर सभी को मिलना चाहिए, हाउसिंग सभी को मिलना चाहिए। लेकिन बीच में आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, क्या आपको लगता है क्या? एक सेकंड में खत्म कर दूं। देखिए, सिर्फ कोविड आने भर से नहीं होगा। जो भी इस देश के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जो मीडिया में बहुत पावरफुल लोग हैं, इनकी क्या अप्रोच रहती है, वो कितनी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और वो कैसे इन आइडियाज को लेके करना चाहते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। कोई भी बड़ा बदलाव अपने आप कभी नहीं होता है। उस बड़े बदलाव के पीछे पावरफुल आइडियाज होनी चाहिए, बड़े विचार होने चाहिए और उन बड़े विचारों को मदद करने के लिए उस समय जो समाज के स्टेक होल्डर्स हैं उनको आने की जरूरत पड़ती है। जब ऐसे हालात आ गए हैं तो मेरा मानना है कि समाज के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं आज वो चिंता में हैं। आज वो शायद ज्यादा बड़े अच्छे विचारों की मदद करने के लिए वो आगे आना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। प्रवीण जी, प्लीज आप कहें। सर, आपको नहीं लगता कि शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने भी लोकल वर्सेस वोकल का, जो लोकल और वोकल का जो नारा दिया है कि भारत में जो लोकल प्रोडक्ट जो हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि हम वैश्विक जो मार्केट हैं उससे अलग होकर हम भारत का सही रूप में विकास कर पाएंगे? देखिए, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कंप्लीट आइसोलेशन तो संभव नहीं है, उसमें एक दिक्कत होगी। इस चीज को हमें ठीक से एक एक्सट्रीम पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हमें एक सही बैलेंस बनाने की जरूरत है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से हमें बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, लोकल इंडस्ट्री, लोकल R&D, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होना ही चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूं कि ये डकैती करने के जरिए भी हो सकते हैं कि कई जगह आप कमजोर हैं तो आके आपको पूरी तरीके से खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ट्रेड और टेक्नोलॉजी जो है कोलैबोरेशन भी बढ़ा सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को एम्पावर कर सके। तो लोकल और वोकल में के डिटेल मुझे ठीक से नहीं समझ में आया है, मुझे समझने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन से हमें अपने आप को मजबूत करना है और ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को भी मजबूत करना है। और उसमें कैसे हम इस डायरेक्शन पे जाएंगे, तो जो हर एरिया के एक्सपर्ट हैं, जो हर एरिया के विशेषज्ञ हैं, वो डिटरमिन करें कि किस हद तक इस ग्लोबलाइजेशन में हम जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, दुनिया भर के बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका एक मकसद है कि दुनिया को मार्केट बना के उसको हम रेड करें, उसको हम प्लंडर करें। मिलिट्री वाला प्लंडर खत्म हो चुका है, वो ट्रेड और टेक्नोलॉजी के जरिए जो प्लंडर हो रहा है, उस प्लंडर से हमें अपने आप को गार्ड करना है। हमें कहना है कि प्लंडर नहीं, हम इंटरैक्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, जिसमें हम दोनों का फायदा हो। और इसमें सिर्फ एक लेवल पे परिवर्तन से बात नहीं बनेगी। हमारे देश के कॉर्पोरेट में सबसे अधिक सुधार की जरूरत होगी। बोलिए जी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था आपसे कि क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई कि अमेरिका से जो अमेरिकी कंपनी जो चाइना में है, वो 27 कंपनियां लगभग इंडोनेशिया शिफ्ट हो रही है। तो आपको लगता है कि भारत उन कंपनियों को आकर्षित करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं है, या फिर वहाँ पर इंडोनेशिया में वही कंपनियाँ गई हैं जिसकी ज़रूरत शायद भारत में नहीं है और वहाँ पर उसके लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है? तो आपको क्या लगता है कि भारत बाहरी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उस तरह के कदम उठा रही है भारतीय सरकार या नहीं? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा कि
हमें आंख मूंद के बाहर की कंपनियों को बुलाने के लिए डेस्परेट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये नहीं कि किसी भी कीमत के बाहर की कंपनियां आए। ये कहने के बाद मैं कहूंगा कि भारत में कमी बहुत ज्यादा है, कई एक स्तर पे कमी बहुत ज्यादा है कि हमारे कुछ फंडामेंटल्स गलत हैं। हम सोचें कि चीन से वो खराब हो जाएगा, तो पिछले भी हमने कहा कि ऑटोमेटिक भारत के लोग आना चाहेंगे। कई इस बड़े बड़े राजनेता और मंत्री लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे। नहीं, आपके फंडामेंटल्स बहुत कमजोर हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट भी होता है तो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, पावर हम दे नहीं सकते हैं। बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कई जगह बहुत खराब है। तो देखिए, मैन पावर की दिक्कत है। दूसरा कि बहुत हाईली स्किल्ड मैन पावर यहाँ हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता, हिंदुस्तानी मैन पावर भी है। तो देखिए, ये जो है कुछ बहुत बेसिक और फंडामेंटल इश्यूज हैं, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है, चाहे कंपनियां आए या नहीं आए। लेकिन हाँ, ये अगर ठीक होती है तो हमारी अपनी कंपनियों के लिए भी, अच्छी कंपनियों के लिए भी काम बेहतर होगा और बाहर की कंपनियों के लिए भी काम बेहतर होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, अगर किसी कंपनियों को आकर्षित करना है आपने, या अपने ही भारतीय यानी कि किसी जो लोकल कंपनी को ही अगर प्रमोट करना है तो सिंगल विंडो सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं कहता हूं कि ये स्टैंड अलोन चेंज तो संभव ही नहीं है कि हम एक एरिया को रिफॉर्म कर दे, बाद बाकी हम 18वीं शताब्दी के या 19वीं शताब्दी के मोड पे चलते रहें। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, प्रायोरिटाइज जरूर होना चाहिए। और प्रायोरिटी में जो सिंगल विंडो क्लियरेंस की आप बात कर रहे हैं कि वो क्लियरेंस के प्रोसेसेस बहुत अच्छे होने चाहिए, और सिर्फ क्लियरेंस के प्रोसेसेस अच्छे नहीं होने चाहिए, बाई चांस कहीं कोई डिस्प्यूट होता है उसको भी रिजॉल्व करने के प्रोसेसेस अच्छे होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो जोन्स बने हुए उसको ठीक करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में कुछ एरियाज में कुछ कॉर्पोरेट्स माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। वो उस सेक्टर को मोनोपलाइज करने के लिए किसी और को आने देना नहीं चाहते, और उनका जो एक कवर्ड इन्फ्लुएंस उनका बना हुआ है कुछ एरिया में। देखिए, इसको हमें संभालने की जरूरत है। जो हमारे लोकल इंडियन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, जो पावरफुल इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्शन तो मिलनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कवर्ड इन्फ्लुएंस बनाने की जो टेंडेंसी बन गई है कि सिस्टम को सबवर्ट करके अनफेयर तरीके से हम कॉर्पोरेट वॉर करेंगे, यहाँ करेंगे, वो वाला सिस्टम दूर होने की जरूरत है। अगर हम मजबूत बना सकते हैं एक गवर्नेंस का सिस्टम जो रेगुलेटरी कैपेसिटी हाई क्वालिटी की हो, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लेजिटिमेट अच्छे बनाएंगे। तो देखिए, एक देश के रूप में हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ चैलेंज आता है और चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी आती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि दोनों को आप कैसे मिला के हैंडल करते हैं। जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र जी, जिनका कहना था कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम कोविड से भी निकल सकते हैं और कोविड को हम एक अवसर के रूप में लेकर भारत को और मजबूत बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।